हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का माय यूट्यूब चैनल नैतिक बायो एजुकेशन पर। आज हम यहाँ पर परागकोश की अनुप्रस्थ काट और लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पुंकेसर को लेके चलता हूँ, क्योंकि पुंकेसर के दो भाग होते हैं। एक को हम नाम देते हैं परागकोश और दूसरा भाग जो होता है उसको कहते हैं पुतंतु। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कि ये एक क्या है, एक पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर का जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम नाम देते हैं परागकोश। पुंकेसर के फूले हुए भाग को हम नाम देते हैं बेटा परागकोश। और जो पार्ट या जो भाग पुष्पासन की ओर प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं यहाँ पे पुतंतु। क्या नाम देंगे? पुतंतु। अगर तो ये किसका भाग हो गया बेटा? ये क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर। तो पुंकेसर में दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। जब हम एक परागकोश के विकास की बात करते हैं तो परागकोश का जो विकास होता है वो चारों तरफ विकास हमें एक देखने को मिलता है। और परागकोश के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? चारों तरफ विकास, सबसे पहले चारों तरफ विकास करती हैं, बाहरी ओर चारों तरफ विकास करती हैं। तो चारों तरफ जब वो विकास करती हैं तो उनसे एक परत का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। तो मैं जैसे एक डायग्राम बनाता हूं, जैसे ये क्या है, एक बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा। और बाह्य त्वचा कैसे बनेगी बेटा? कि यहाँ पे क्या होंगी, बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जो बाहर की ओर वृद्धि करती हैं और वृद्धि करने पर यहाँ पर एक परत का फॉर्मेशन या निर्माण करती हैं। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? बाह्य त्वचा नाम देते हैं। बेटा इस बाह्य त्वचा में मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं। तो जैसे ये मैं मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का यहाँ पे मास दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं बेटा? यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का मास। बेटा जितनी भी ये कोशिकाएं हैं, हर कोशिका के अंदर क्या होगा? एक एक केंद्रक यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे। तो ये क्या है बेटा? मैंने ये क्या दिखाई है बेटा? मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक कोशिका। मैंने क्या दिखाई है? मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं। ये क्या होंगे बेटा? मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का एक मास होगा। लेकिन बेटा इस मास में जो कोशिकाएं हैं इनमें से बेटा कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं? अपने साइज में लार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। और जो कोशिकाएं अपने साइज में जो बड़ी होती हैं तो उन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं बेटा आर्कीस्पोरियल कोशिका। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ कोशिकाओं को बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये कुछ कोशिकाएं हैं जो यहाँ पे बड़ी हो जाती हैं। उन कोशिकाओं को हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं। क्या नाम दे रहा हूं बेटा? आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं। तो ये आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे प्रेजेंट होती हैं। कहां प्रेजेंट होती हैं? बाह्य त्वचा के नीचे प्रेजेंट होती हैं। और बेटा इस बाह्य त्वचा के बिल्कुल बीच में यहां पर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? बीच में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। बाह्य त्वचा के अंदर जो ये मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं इनके बीच में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनके ऊपर या नियरेस्ट क्या होती हैं? आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं होती हैं। बेटा इन आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं में विभाजन होंगे।
क्या होंगे बेटा, विभाजन। इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, विभाजन होंगे। और विभाजन से बेटा ये कोशिकाओं से दो नई कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बनती हैं, दो नई कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका को हम नाम देते हैं बेटा प्राथमिक पैराइटल कोशिका, प्राथमिक पैराइटल कोशिका। दूसरी जो कोशिका होगी वो भी हमारी कौन सी होगी बेटा, प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशिका या स्पोरोजिनस कोशिका। ऐसे यहां पे दो कोशिका बनती हैं। आर्किस्पोरियल कोशिकाओं में विभाजन होता है और विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं, प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशिका और प्राथमिक पैराइटल कोशिका। इन प्राथमिक पैराइटल कोशिका के में फिर से और विभाजन होंगे। क्या होंगे बेटा, फिर और आगे विभाजन होंगे। क्या होंगे, और आगे इनके अंदर हमें विभाजन देखने को मिलते हैं। और आगे जब इनके अंदर विभाजन होंगे तो विभाजन से बेटा इनसे तीन परत बनती है, एक अंतस्थीसियम परत, एक मध्य परत और टेपिटम परत। तीन परत का फॉर्मेशन होता है। कौन सा होता है बेटा, एक है अंतस्थीसियम, एक परत होगी बेटा मध्य परत, एक जो परत होगी वो होगी मध्य परत, और एक परत होगी बेटा टेपिटम। ये तीन परत का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, तीन परत का निर्माण होता है। लेकिन जो प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशिका है, इस कोशिका से क्या बनते हैं बेटा, परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं, परागकण। क्या बनेंगे बेटा इससे, परागकण या पराग मात्र कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं, पराग मात्र कोशिका। क्या बनती है बेटा, पराग मात्र कोशिका। तो आप देखिए कि एक पराग कोश में शुरू में क्या होगा कि शुरू में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो चारों तरफ आउटर साइड में बाहरी और वृद्धि करती हैं और उनसे एक परत बनती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, बाह्य त्वचा। लेकिन बाह्य त्वचा के अंदर जो मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें से कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, साइज में बड़ी हो जाती हैं और उन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं बेटा आर्किस्पोरियल कोशिकाएं। इसलिए बेटा हम कहते हैं कि जो पराग कोश का जो विकास होता है, पराग कोश का जो विकास होता है, वो उस विकास को हम नाम देते हैं बेटा एक यूस्पोरेंजिएट टाइप का विकास होता है। यूस्पोरेंजिएट टाइप का विकास होगा बेटा। यूस्पोरेंजिएट, इसका नाम मतलब क्या है बेटा, यूस्पोरेंजिएट, क्योंकि यहां पे बाह्य त्वचा के नीचे एक से ज्यादा आर्किस्पोरियल कोशिकाएं होती हैं, इसलिए पराग कोश के विकास को हम यूस्पोरेंजिएट टाइप का विकास नाम देते हैं। क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि बेटा ये एक से ज्यादा आर्किस्पोरियल कोशिकाएं होती हैं, इसलिए हम पराग कोश को क्या नाम दे रहे हैं, यूस्पोरेंजिएट टाइप का विकास नाम दे रहे हैं। तो अब आप देखिए कि यहां पे आर्किस्पोरियल कोशिकाएं जो होती हैं वो कितनी परत का निर्माण करती हैं, तीन परत का निर्माण करती हैं। एक अंतस्थीसियम परत, एक मध्य परत और तीसरी परत कौन सी है, टेपिटम परत। ये ओनली तीन परत बनाती हैं।
बाह्य त्वचा तो हमारी पहले बन गई थी, क्योंकि वो आउटर साइड में चारों तरफ वृद्धि करते हैं कुछ कोशिकाएं जो कि बाह्य त्वचा बनाती हैं। तो लगभग हम ये कहते हैं कि जब अगर हम परागकोश की भित्तियों के बारे में बात करते हैं, परागकोश में कौन कौन सी भित्तियां होती हैं, कौन कौन सी परत होती है, तो टोटल परत कितनी होती है? 4 परत। एक बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य परत और टेपिटम। अब बेटा इसका हम कैसे पता चलाएं? जब हम इस परागकोश का अनुप्रस्थ काट लेते हैं, अनुप्रस्थ काट मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, या इसी को हम अनुप्रस्थ काट नाम देते हैं। तो जब हम परागकोश का एक अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो अनुप्रस्थ काट में हमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। तो जैसे मान लीजिए बेटा मैंने इसका अनुप्रस्थ काट लिया है, तो इस अनुप्रस्थ काट में हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरह की संरचना हमें दिखती है। ये एक अनुप्रस्थ काट देखने पर हमें ऐसा स्ट्रक्चर, इस टाइप की हमें संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ये हमने लिया एक परागकोश का टीएस, ये एक परागकोश का टीएस है। इस परागकोश के टीएस में हमें इस तरह का एक हमने टीएस लिया, तो ये परागकोश ऐसा दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं बेटा जब हमने ये टीएस लिया परागकोश का, तो इस परागकोश के टीएस में हमें ऐसी संरचनाएं दिखती हैं। टीएस ऑफ परागकोश, टीएस ऑफ परागकोश। बेटा इस परागकोश के टीएस में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। कितनी होती हैं? 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। जैसे एक ये लघु बीजाणुधानी है, ये पूरी एक लघु बीजाणुधानी है, ये दूसरी लघु बीजाणुधानी, ये तीसरी लघु बीजाणुधानी और ये चौथी लघु बीजाणुधानी। यानी जब हम परागकोश का अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो एक परागकोश के अनुप्रस्थ काट में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। बेटा हम यहाँ पर लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में बात करते हैं, तो मैं इनमें से बेटा कोई सी भी एक लघु बीजाणुधानी ले लेता हूं। ये क्या है? एक लघु बीजाणुधानी। ये क्या है? एक लघु बीजाणुधानी। अगर मैं इस लघु बीजाणुधानी को एक बड़ा करके देखता हूं, एक इसका मैं एक बड़ा दृश्य देखता हूं, तो उस वो कैसे दिखाई देती है? एक लघु बीजाणुधानी को बेटा मैं यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि एक लघु बीजाणुधानी में 4 परतें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 1 2 3 एंड 4 परत दिखती है। एक लघु बीजाणुधानी कितनी परत से बनी होती है? 4 परत से बनी होती है। तो वो 4 परत बेटा हम यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए ये एक ये परत है और ये एक आउटर परत है। क्या है बेटा? एक आउटर या एक भारी परत है, और ये भारी परत को हम नाम देते हैं बेटा बाह्य त्वचा। क्या नाम देंगे इसको हम? बाह्य त्वचा। ये क्या है बेटा? एक बाह्य त्वचा। और बाह्य त्वचा के नीचे एक और कोशिकाओं की एक परत होती है, और उस परत को हम नाम देते हैं अंतःस्थेसियम। क्या नाम देंगे बेटा? अंतःस्थेसियम। तो ये क्या हो गया बेटा? अंतःस्थेसियम। ये क्या है? एक अंतःस्थेसियम। ये अंतःस्थेसियम। बेटा इस अंतःस्थेसियम में कुछ फाइबरस की थिकनिंग हमें देखने को मिलती है। यहां पर फाइबरस थिकनिंग हमें देखने को मिलती है। तो उन थिकनिंग को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये क्या है? यहाँ पे रेशेदार पट्टियां होती हैं, है ना? ये क्या होती है? एक तरह की यहाँ पे रेशेदार पट्टियां होती हैं इस तरह से। तो ये क्या है? दूसरी लेयर का नाम है अंतःस्थीसियम। अंतःस्थीसियम। बेटा अंतःस्थीसियम के बाद में
एक और परत होती है जिसको हम मध्य परत नाम देते हैं। क्या नाम देंगे बेटा? मध्य परत। तो ये क्या है? मध्य परत है। ये यहाँ पे मध्य परत में यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। तो ये मध्य परत में भी क्या होंगी? मध्य परत भी कोशिकाओं से बनी होती है। ये सब क्या है? मध्य परत है। जो मध्य परत के जो नंबर होते हैं वो बेटा ये 1 से 3 परत कोशिकाओं की होती है, तब एक मध्य परत हमें देखने को मिलती है। यानी जो मध्य परत है इनके जो नंबर्स हैं वो 1 से 3 हो सकते हैं, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो ये सब जो मैंने यहाँ पे बनाई है ये क्या है बेटा? मध्य परत। ये क्या है? मध्य परत। और बेटा मध्य परत के बाद एक और परत होती है जिसको हम नाम देते हैं बेटा टेपिटम। क्या नाम देंगे इसको हम? टेपिटम। ये क्या है? यहां पर एक टेपिटम है। दिस इज द टेपिटम। बेटा इस टेपिटम में क्या होता है? जो यहां पे केंद्रक होता है वो एक से ज्यादा यहां पे केंद्रक होते हैं। एक से ज्यादा इन कोशिकाओं के अंदर एक से ज्यादा क्या होंगे? केंद्रक होंगे। बेटा जब एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं? बहुगुणित। क्या नाम देते हैं? बहुगुणित। बहुगुणित मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब क्या होंगे? एक से ज्यादा यहाँ पे केंद्रक हमें देखने को मिलते हैं। बाकी जो कोशिकाएं थी उन कोशिकाओं के अंदर तो एक एक ही केंद्रक था, लेकिन इन कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक हमें देखने को मिलते हैं, तो इनको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड नाम देते हैं। तो ये क्या हो गई? हमारी टेपिटम, जो कि क्या है? सबसे नीचे वाली परत होती है। बेटा इन टेपिटम के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? परागमात्र कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? परागमात्र कोशिकाएं। तो ये जो मैंने यहाँ पे कोशिकाएं दिखाई हैं इन कोशिकाओं को हम क्या नाम देते हैं? परागमात्र कोशिकाएं। मैं यहाँ पे नाम दूंगा परागमात्र कोशिकाएं। परागमात्र कोशिकाएं। तो ये जो परागमात्र कोशिकाएं होती हैं इन परागमात्र कोशिकाओं में विभाजन होंगे और परागकण का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? परागकण का फॉर्मेशन होता है। तो ये मैंने बेटा यहाँ पे किसका डायग्राम या किसकी संरचना दिखाई है? यहाँ पे एक लघु बीजाणुधानी की संरचना दिखाई है। किसकी? लघु बीजाणुधानी की संरचना दिखाई है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा ये किसका चित्र दिखाया है मैंने? यहाँ पे चित्र है लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना मैंने यहां पे दिखाई है। इसको एक मैंने बड़ा करके यहां पे दिखाया है। तो हम बात करते हैं बेटा यहां पर लघु बीजाणुधानी की संरचना। बेटा एक लघु बीजाणुधानी की अगर एक प्रारूपिक संरचना की बात करते हैं तो वो प्रारूपिक संरचना बाहर से कैसी दिखाई देती है? बेटा वो बाहर से वृत्ताकार दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है बेटा? वृत्ताकार। तो ये बाहर से कैसी दिखाई देगी? बाहर से वृत्ताकार दिखाई देगी, मतलब गोलाकार। आप देखिए कि ये बाहर से कैसे दिख रही है? एक लघु बीजाणुधानी है तो ये कैसे दिख रही है? वृत्ताकार दिख रही है ना? बिल्कुल गोल दिख रही है, वृत्ताकार दिख रही है। इसको तो हमने यहाँ पे क्या है? बड़ा करके दिखाया है। तो एक लघु बीजाणुधानी की हम बात करते हैं तो वो वृत्ताकार दिखाई देती है। बेटा इस परागकोश का जब हमने अनुप्रस्थ काट लिया था तो परागकोश के अनुप्रस्थ काट में हमें लघु बीजाणुधानियां देखने को मिलती है। जब हम एक लघु बीजाणुधानी की बात करते हैं तो उस लघु बीजाणुधानी में हमें 4 परत दिखती हैं। या हम कह सकते हैं कि भाई जब परागकोश का अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो हमें लघु बीजाणुधानियां दिखती हैं, लेकिन कितनी होती हैं? 4। अगर हम एक लघु बीजाणुधानी की बात करते हैं तो उसमें 4 परतें होती हैं। तो सबसे पहले परत होती है उसको हम नाम देते हैं बाह्य त्वचा। ये बाह्य त्वचा हम एक कैप्सुला पादप में बात कर रहे हैं।
किसमें बात कर रहे हैं? कैप्सुला पादप। बेटा सबसे ज्यादा जो ये कैप्सुला पादप है इसमें हम बाह्य त्वचा की बात कर रहे हैं। तो कैप्सुला जो पादप है इसमें बाह्य त्वचा जो होती है वो सबसे भारी परत होती है, एक परतीय होती है, एक ही परत होती है, एक परतीय होती है और मोटी होती है और निरंतर परत होती है, लगातार निरंतर परत होती है। बेटा इस परत का काम क्या होगा? सुरक्षा प्रदान करना, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? सुरक्षात्मक परत नाम देते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसी बाह्य त्वचा को एक आरसीथोबियम, इसी परत को बाह्य परत या बाह्य त्वचा को हम आरसीथोबियम पादप में, ये क्या है? आरसीथोबियम पादप, जो कि क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट लीफलेस पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक पादप है। इस पादप में इस बाह्य त्वचा को हम एक्सोथेसियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एक्सोथेसियम के नाम से। लेकिन कैप्सुला में इसको हम किसके नाम से जानते हैं बेटा? एपिडर्मिस के नाम से। किसके नाम से? एपिडर्मिस के नाम से। तो दोनों में डिफरेंस है बेटा। जब कैप्सुला प्लांट की बात करते हैं तो उसको हम बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। आरसीथोबियम पादप की बात करते हैं तो उसमें इसको हम एक्सोथेसियम नाम देते हैं। और एक्सोथेसियम क्यों नाम देते हैं? क्योंकि इस परत में, इस एक्सोथेसियम परत में फाइबरस थिकनिंग हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? फाइबरस थिकनिंग देखने को मिलती है। और इस आरसीथोबियम में केवल एक लघु बीजाणुधानी होती है। लेकिन बेटा कैप्सुला में हमें कितनी लघु बीजाणुधानी दिखती हैं? 4 लघु बीजाणुधानी हमें देखने को मिलती हैं। 4 लघु बीजाणुधानियां हमें देखने को मिलती हैं। 4 लघु बीजाणुधानियां। तो बेटा डिफरेंस क्या है? अंतर क्या है कि कैप्सुला में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, लेकिन आरसीथोबियम में कितनी लघु बीजाणुधानियां होंगी? केवल एक लघु बीजाणुधानी होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी परत की, जिसका नाम है बेटा अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम बेटा बाह्य त्वचा के नीचे प्रेजेंट होती है और ये एक परतीय होती है। लेकिन अंतस्थीसियम में जो कोशिकाएं होती हैं, अंतस्थीसियम में जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं में 2 भित्तियां होती हैं। इन कोशिकाओं की जो बाहरी भित्ति होगी वो पतली होगी, लेकिन जो भीतरी भित्ति होगी वो मोटी होगी। बेटा ये मोटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें अल्फा सेलुलोज फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा सेलुलोज फाइबर्स। मतलब अल्फा सेलुलोज फाइबर्स मतलब इसमें रेशेदार पट्टियां होती हैं, है ना? किसकी होती है? सेलुलोज की। अब जब यहां पे सेलुलोज होगा तो ये जो भीतरी भित्ति होगी वो आर्द्रता ग्राही होगी। क्या होगी? आर्द्रता ग्राही। और आर्द्रता ग्राही होगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो भित्ति होती है ये परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। क्या करती है? परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। चलिए बेटा इसी भित्ति के साथ में रेडियल भित्ति और देखने को मिलती है, और रेडियल भित्ति के साथ में यहां पर कैलोस बेंड हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि बेटा एक अंतस्थेसियम के अंदर अल्फा सेलुलोज फाइबर और कैलोस बेंड हमें देखने को मिलता है। इनकी वजह से ये कैसी होती है? भीतरी भित्ति मोटी होती है। चलिए अंतस्थेसियम के नीचे एक परत होती है जिसको हम मध्य परत नाम देते हैं। बेटा मध्य परत के जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 1 से 3 परतीय होते हैं। मैंने यहां पे दिखाया बेटा ये मध्य परत के नंबर्स कितने होंगे? 1 2 3। 1 से 3 हो सकते हैं। मध्य परत बेटा यहां पे कितनी हो सकती है? 1 से 3। तो ये 1 से 3 परतीय होती है। मध्य परत भी मोटी होती है, लेकिन इस मध्य परत में पेरेनकाइमेटस कोशिका होती है। पेरेनकाइमेटस कोशिका का काम होता है फूड को एक स्टोर करना। क्या काम है इसका? पेरेनकाइमेटस कोशिका का फूड को
स्टोर करने का काम होता है। और ये मध्य परत अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक का मतलब होता है कि इसकी बहुत ही कम आयु होती है। इसको हम एफीमेरल भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एफीमेरल। तो ये अल्पकालिक होती है, यानी बहुत ही कम आयु होती है। इसका मतलब क्या है कि जब ये परागकोश परिपक्व होते हैं तो उनमें ये मध्य परत एब्सेंट हो जाती है। मध्य परत मतलब कुछ टाइम के लिए होती है, इसलिए इसको अल्पकालिक नाम दिया है। और ये परागकोश जब परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तब ये क्या हो जाती है? एब्सेंट हो जाती है। चलिए, मध्य परत के नीचे एक और परत होती है जिसको हम टेपिटम नाम दे रहे हैं। ये टेपिटम भी एक परतीय होती है और मोटी होती है। बेटा ये बहुगुणित होती है। बहुगुणित का मतलब मैंने यहां पे दिखाया आपको कि यहां पर इन कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं, तो हम क्या नाम देंगे उसको? बहुगुणित। अच्छा, स्टार्टिंग में बहुगुणित नहीं होती, बाद में ये कैसी हो जाती है? बहुगुणित हो जाती है। स्टार्टिंग में तो बहुगुणित नहीं होती है, लेकिन बाद में ये बहुगुणित हो जाती है, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? बहुगुणित, क्योंकि इनमें एक से ज्यादा क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। लेकिन बेटा ये टेपिटम भी जब जो एंथर मतलब परागकोश जब परिपक्व होते हैं तो ये कैसी हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है ना? कब होगी? जब परागकोश परिपक्व होंगे तो ये डिसअपियर हो जाती है। बेटा इसी टेपिटम के अंदर सघन कोशिका द्रव्य होता है। सघन कोशिका द्रव्य मतलब इनके अंदर कंडेंस एक तरह का साइटोप्लाज्म हमें देखने को मिलता है, तो उसको हम सघन कोशिका द्रव्य नाम देते हैं। इस टेपिटम का काम क्या है? परिवर्धनशील पराग कणों को पोषित करते हैं या करती है। क्या करती है? परिवर्धनशील पराग कणों को पोषित करती है। कैसे पोषित करेगी बेटा? देखिए, मध्य परत का काम क्या था कि फूड को स्टोर करना। मध्य परत का काम था फूड को स्टोर करना, और बेटा ये मध्य परत फूड को स्टोर करती थी। टेपिटम का काम है कि ये मध्य परत में जो फूड स्टोर हुआ था उस फूड को ये क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। उस फूड को क्या कर लेगी? ये एब्जॉर्ब कर लेगी। और बेटा एब्जॉर्ब करके ये क्या करती है? परिवर्धनशील जो पराग कण होते हैं उनको एक पोषण प्रोवाइड करती है। एक उनको क्या देती है? ये पोषण देती है। लेकिन ये पोषण लेती कहां से है? मध्य परत से। तो इतना ध्यान रखना कि टेपिटम पोषण कहां से लेगा? मध्य परत से। मध्य परत क्या करेगी? टेपिटम को पोषण देगी, और टेपिटम क्या करता है? पराग कणों को पोषित करने का काम करता है। बेटा ये पराग कण कहां पे होंगे? आप देखिए, टेपिटम के अंदर क्या होती हैं? पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं, और पराग मात्र कोशिकाएं पराग कण बनाती हैं। मतलब टेपिटम क्या करेगा? पराग मात्र कोशिकाओं को पोषण देगा, और उस पोषण से ये पराग मात्र कोशिकाएं डिवाइड होंगी, विभाजन होगा, और पराग कण को पोषण मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली हमने ये समझा है। अगर हम टेपिटम में एक डीएनए की बात करते हैं, टेपिटम में बेटा डीएनए होगा, और डीएनए कहां होगा? देखो ये केंद्रक है। ये क्या है बेटा? यहाँ पे केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर क्या होगा? डीएनए। ये एक केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर क्या होगा बेटा? डीएनए। तो इस केंद्रक, किसका केंद्रक है? टेपिटम का। तो टेपिटम में जो केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए मात्रा में वृद्धि होती है। यानी टेपिटम क्या करता है? टेपिटम में जो डीएनए है, उस डीएनए का जो मात्रा होगी वो वृद्धि दर्शाती है, वो वृद्धि दिखाती है। अब उसमें जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है? बेटा इस वृद्धि को दर्शाने के लिए यहाँ पे हम दो विधि के बारे में बात करते हैं, दो मेथड्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। बेटा एक मेथड है अंतःसूत्री विभाजन। एक मेथड का नाम है, एक विधि का नाम है अंतःसूत्री विभाजन। अंतःसूत्री विभाजन में क्या होगा? जो डीएनए होता है, डीएनए का द्विगुणन होगा तथा गुणसूत्रों का विखंडन होता है। जब डीएनए का द्विगुणन होगा और गुणसूत्रों का विखंडन होगा, तब उसको हम अंतःसूत्री विभाजन नाम देते हैं। एक और विधि है बेटा
प्रत्यवस्थान केंद्रक, ये एक विधि का नाम है। प्रत्यवस्थान केंद्रक में क्या होगा, जब जो गुणसूत्र होते हैं वो ध्रुवों पर आ जाते हैं। ध्रुवों पर मतलब वो बाहर की ओर जो ध्रुव होते हैं, उन ध्रुवों पे जब उन ध्रुवों पे जब गुणसूत्र आ जाते हैं तो उन गुणसूत्रों के ऊपर एक केंद्रक कला का फॉर्मेशन हो जाता है। भाई गुणसूत्र होंगे तो गुणसूत्र किसके अंदर होंगे, केंद्रक के अंदर होंगे। अगर ये मान लीजिए दो गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र पहले सेंटर में थे, बीच में थे, अब ये गुणसूत्र क्या हो गए, ये बाहर की ओर जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। तो ध्रुवों की ओर जाने पर इन गुणसूत्रों के ऊपर क्या हो जाएगी, एक केंद्रक कला का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब केंद्रक, मैंने यहां पर लिखा है बेटा, दो ध्रुवों पर गुणसूत्र जब आ जाते हैं तो इनके ऊपर एक उभयनिष्ठ केंद्रक कला का निर्माण हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होगा, प्रत्यवस्थान केंद्रक, उसको हम नाम देंगे प्रत्यवस्थान केंद्रक। एक और विधि है बेटा, तीसरी विधि, जिसको हम बहुपटता विधि नाम देते हैं। बहुपटता विधि में क्या होगा, डीएनए का द्विगुणन होगा और द्विगुणन के साथ में गुणसूत्रों का विखंडन नहीं होता। जब द्विगुणन, डीएनए द्विगुणन के साथ में गुणसूत्रों का विखंडन नहीं होता है, तब उसको हम बहुपटता गुणसूत्र कहते हैं। तो ये आज हमने बेटा यहाँ पे डिस्कस किया है अनुप्रस्थ काट किसकी, परागकोश की। परागकोश की अनुप्रस्थ काट और लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। हम इसके आगे अगले वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे एक पोलन ग्रेन की संरचना के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।